हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री। जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं ना, गांधीयन एरा 1915 टू 1947। तो पहले के वीडियो में हमने फ्लो में 1917 लिख दिया था, तो वो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि गांधी जी 1915 में पहली बार यहाँ पे आए थे, लेकिन 1917 में उनका सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो 1915 टू 1947 हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। कंटेंट देख लेते हैं। तो हमने ये गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट हो चुका था, है पीजेंट मूवमेंट, ट्रेड यूनियन, रॉलेट एक्ट, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये 4 चैप्टर को डिस्कस करेंगे: खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी एंड साइमन कमीशन। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है खिलाफत मूवमेंट, जिसको शुरू किया था अली ब्रदर्स ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। उसके बाद गांधी जी ने इसको लीड करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे एमसीक्यू में मिलेगा ही। तो आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू पे। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? अभी हमने डिस्कस किया। चूज द आंसर्स फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शौकत अली। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाइए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली, दो अली ब्रदर्स ने ये शुरू किया था। ठीक है, बेसिकली ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, जिसको फिर पॉलिटिकल मूवमेंट में शामिल किया गया। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इसको शामिल कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, द खिलाफत मूवमेंट वाज मेनली स्टार्टेड बाय मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली विद सम अदर मुस्लिम लीडर्स सच एज हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर हकीम अजमल, इन्होंने भी ज्वाइन किया था खिलाफत कमेटी को। फिर आ जाते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो ऑब्वियसली आपको पता है मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, तो यहाँ पे देखिए, पहला तो टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करना था, और दूसरा जो था टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी द राइट आंसर। द मुस्लिम ऑफ इंडिया कंसिडर द सुल्तान ऑफ तुर्की एज खलीफा of the Islamic Empire. In the First World War, टर्की वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द अलाइड कंट्रीज़ के साथ टर्की फाइट कर रहा था। तो युद्ध के पहले ही द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि जो टर्की यानी टूवर्ड्स टर्की टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम, कि टर्की के तरफ मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा, फेयर ट्रीटमेंट होगा, ताकि वो इंडियन मुस्लिम के सपोर्ट को जीत सके ये अंग्रेज़। ठीक है, एंड टर्की वॉज डिसमेंबर्ड एंड खलीफा वॉज स्टाइपेंड ऑफ हिज पोस्ट। लेकिन टर्की को बिल्कुल डिसमेंबर्ड कर दिया गया। एंड दिस एक्ट ऑफ ब्रिटिश एंगर्ड इंडियन मुस्लिम, जिसके कारण इंडियन मुस्लिम जो हैं वो खफा हो गए। ठीक है, तो एज ए रिज़ल्ट दे स्टार्टेड मूवमेंट टू डिफेंड द ऑटोमन अम्पायर को डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था, इसका ये खिलाफत मूवमेंट हम कह रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ 1919 में। इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जी बने थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था। कब? 23 नवंबर 1919 को, 1919 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, फिर वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? ये देखिए बीपीएससी का सवाल है कि महात्मा गांधी ने आखिर खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया। तो इसका रीज़न है कि गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि चलो मुस्लिम और हिंदू दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा जो कि ब्रिटिशर्स को
हराने में काम आ गए। यानी कि बेसिकली गांधी जी क्या करना चाहते थे कि यूनाइट करना चाह रहे थे। ठीक है कि जब तक हम सब यूनाइट नहीं होंगे, कम्युनिटी में बटे रहेंगे, तब तक हम ब्रिटिशर से टक्कर नहीं ले सकते, ये उनका सोचना था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर है कि खिलाफत मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाई, किसने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को? ऑब्वियसली गांधी जी ने। एंड हु व्यूड द खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी for integrating Hindus and Muslims which will not appear again within the coming 100 years। ये किसने ऐसा देखा कि ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का? ये ऑब्वियसली किसने देखा? महात्मा गांधी ने। यहाँ देखिए बीपीएससी का सवाल है। नेक्स्ट आ जाइए, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड रिनाउंस द टाइटल ऑफ हाजिक उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत एजिटेशन। तो खिलाफत एजिटेशन के वक्त में हाजिक उल मुल्क का जो टाइटल है वो किसने अपना रिमूव कर दिया था? और ये था हकीम अजमल खान। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगले हैं, हु वांट गांधी जी नॉट टू एनकरेज फैनेटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स। तो ये किसका कहना था? तो जिन्ना का कहना था, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि गांधी जी आप ये रिलीजियस मूवमेंट है जो कि ये खिलाफत मूवमेंट था, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, उसका ये कहना था। ठीक है, जिन्ना वांट गांधी जी नॉट टू एनकरेज द फैनेटिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स इन द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिनाउंस्ड दी पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इन खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी का पार्टिसिपेशन को डिनाउंस कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट का रिजल्ट क्या निकला कि हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर नैरोड डाउन। जो हिंदू मुस्लिम में एक डिफरेंसेस क्रिएटेड था वो थोड़ा कम हुआ। और फिर आ जाते हैं, द पर्सन ऑन अप्रैल 4, 1919 डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी फ्रॉम द पल्पिट ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज। तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। क्या नाम है? स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का स्पीच दिया था इन्होंने। ठीक है, स्वामी ये श्रद्धानंद है, दयानंद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर। कांग्रेस ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। क्यों? इसका क्या कारण था? इसका कारण था री इंस्टेट ऑफ खलीफ, कैलिफ को री इंस्टेट करने के लिए। और फिर दूसरा क्या कारण था? गेटिंग द सिंपैथी ऑफ मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स का सिंपैथी भी लेना था क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं भी करने वाले लोग थे, वो थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। एंड विच सिटी was the conference Khilafat Committee in 1920 held that requested Gandhi जी to assume the leadership of non-cooperation movement। कौन सा सिटी था जहाँ पे खिलाफत कमेटी का कॉन्फ्रेंस हुआ 1920 में, जहाँ पे गांधी जी को बोला गया कि आप लीडरशिप लीजिए, आप अध्यक्षता करिए इस कॉन्फ्रेंस का? ये इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। In this instance, we could not play off the Mohammedans against the Hindus। इस इंस्टेंस में हम हिंदूस के अगेंस्ट यानी मोहम्मदन्स को हिंदूस के अगेंस्ट प्ले नहीं कर सकते। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड दिस रिमार्क एचिसन रिलेट। तो ये था खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1919 to 1922। Option C the right answer. This was at the time when Jinnah announced that we are first Muslim then Indian। ये वो वक्त था जब जिन्ना ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग पहले मुस्लिम हैं
ठीक है। इंडियन नहीं है हम लोग, पहले मुस्लिम है, हमारा धर्म पहले है, बाद में देश है। ठीक है, ये कहना था जिन्ना का। मोपला रिबेलियन इन 1921 वॉज एन ऑफशूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो मोपला रिबेलियन जो 1921 में हुआ वो किसका ऑफशूट था? खिलाफत मूवमेंट का। और तो मोपला जो पीजेंट थे, किसान थे, उन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में ये रिवोल्ट किया था, क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड्स का जो ज़मींदार थे हिंदू, वो उनके ऑपरेसिव पॉलिसी जो थी उनके खिलाफ़ ये मोपला रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसके बारे में ये थोड़ा कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम एमसीक्यू के थ्रू पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं एमसीक्यू पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन इन नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। 1920 में ये जो नागपुर सेशन हुआ, इसमें नॉन कॉपरेशन का रिजोल्यूशन किसने लाया था? तो ये थे CR दास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, ये हम बात कर रहे हैं नागपुर सेशन का। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता था, तो ये नागपुर में जब सेशन हुआ 1920 में, ठीक है, तो उसमें CR दास अध्यक्ष थे, और CR दास ने ही ये नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन लाया था। हालांकि ये वही CR दास थे जिन्होंने उसी साल यानी 1920 में ही सितंबर में एक स्पेशल सेशन बनाया। देखिए, INC का जो सेशन होता था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो ऑलवेज नवंबर या दिसंबर में हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उस 1920 में ये सितंबर में एक स्पेशल सेशन भी बुलाया गया। उस स्पेशल सेशन कहाँ हुआ था? कैलकाटा में। और इस स्पेशल सेशन में गांधी जी ने प्रपोज किया था कि नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के लिए नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन इन्होंने लाया था गांधी जी ने, पर इसको CR दास ने अपोज कर दिया। CR दास ने बोला कि नहीं, ये ठीक नहीं है। और फिर खुद जब दिसंबर का सेशन हुआ उसी साल INC का 1920 का, ठीक है, और ये नागपुर में जो सेशन हुआ उसमें खुद CR दास ने ये प्रपोजल लाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन से साल में लॉन्च किया गया? 1920 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1920। फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। तो ये मास मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, क्योंकि इस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम दोनों की यूनिटी तो थी ही, जबकि ये पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया था। क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं चौरी चौरा कांड के कारण, उसके बाद इसके रिजल्ट बहुत ही जो रिपरकशंस होते हैं, जो ये इसमें जो फ्रीडम फाइटर, जो भी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट या जो भी नौकरी पेशा करने वाले लोग इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, और उसके बाद फिर कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये मास मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का। फिर है कि व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ कैलिफेट। तो वही 1920 में शुरू हुआ। अंडर द एक स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो स्पेशल सेशन लाया गया था, जिसमें गांधी जी ने ये रिजोल्यूशन रखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर है कि गांधी जी ने लॉन्च किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब? तो ये BPSC में पूछा गया है 1920 में। ठीक है, और आगे आ जाते हैं। तो व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर। गांधी जी ने कब बोला कि हम एक साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की उन्होंने बात करी थी। तो ये कब कहा था? ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में ही। ऑप्शन बी द राइट आंसर। टू अटेन स्वराज इन अ ईयर वाज द एम ऑफ किस
मूवमेंट का एम था कि हम 1 साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ऑप्शन डी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो करेक्ट नहीं है। तो द पीरियड ऑफ द मूवमेंट वॉज फ्रॉम 1920 टू 1922। तो ये तो सही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हुआ 1922 में ख़त्म हो गया, क्योंकि 1922 में ही 4 फरवरी को वो चौरी चौरा कांड जो होता है उसके कारण गांधी जी इसको विथड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वॉज इट्स मोटो, इसका मोटो था, तो ये भी सही है। फिर इट कंप्राइज द प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, इसमें हम बॉयकॉट करते थे उसके प्रोडक्ट्स को, यानी कि जो विदेशी प्रोडक्ट्स है, यूरोपियन प्रोडक्ट्स है या अंग्रेज़ों के जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उसको हम बॉयकॉट करते थे। कपड़े वगैरह हम उसके नहीं पहनते थे, जला देते थे। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन एम.ए. यानी मोहम्मद अली जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट, क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन को? तो नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आप देखो ना कि खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ऐड किया गया, गांधी जी ने शामिल किया ना खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। तो और खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन में करने के अगेंस्ट था गांधी जिन्ना। ठीक है, तो ये चीज़ें भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन सा कारण नहीं था? तो क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, ये भी सही है। एट्रोसिटीज़ इन पंजाब में जो एट्रोसिटी चल रही थी वो भी एक रीज़न है। रॉलर्ट एक्ट लाया गया था। ये सब जो रीज़न हैं इसके कारण तो आया था, लेकिन सॉल्ट लॉ वो कारण नहीं है जिसके कारण ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया गया। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट लॉ तो ये डिसओबीडियंस सिविल मूवमेंट में ये हुआ था ना, और ये कब 1930 के लगभग में 32 के लगभग में ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था गांधी जी ने, दांडी मार्च किया था। ठीक है, 1930 में बेसिकली ये आप कहिए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। नॉट कारण नहीं है ये पूछ रहा है तो। देखिए यहाँ पे दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी मार्च। अगला है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू दी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे क्या लीड करता है? तो कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बिल्कुल सही है। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग से ब्रिटिशर्स से डर जो है वो हटने लगा, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशंस टू इंडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो विलिंगनेस था कि पॉलिटिकल कंसेशन हम इंडियंस को प्रोवाइड करेंगे। तो ये कौन सा सही है? तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था। ऑप्शन होगा 4 इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको गांधी जी ने लीड किया था। it was a movement which was never seen before, ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसके पहले इस तरह के कोई मूवमेंट पूरे देश व्यापी मूवमेंट देखा नहीं गया। क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम इन मूवमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी वाज आल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट। मुस्लिम का पार्टिसिपेशन मूवमेंट में और कम्युनल हार्मनी मेंटेनेंस इसमें शामिल था। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। मुस्लिम पार्टिसिपेशन गेव द मूवमेंट अ मास कैरेक्टर। पीपल बिकेम कॉन्शियस ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट, लोग अब जानने लगे थे कि उनकी पॉलिटिकल राइट क्या है। पीपल लॉस्ट देयर ट्रस्ट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनका विश्वास बिल्कुल हट गया था लोगों का। तो इन सारी चीज़ों के कारण देखा गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो उसको बहुत मास लेवल पे लोगों ने ज्वाइन किया था।
फिर द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में गांधी जी अपना एक टाइटल सरेंडर करते हैं। कौन सा टाइटल होता है? केसर ए हिंद। ऑप्शन बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। केसर ए हिंद टाइटल इन 1915 बाय लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने ये केसर हिंद का टाइटल दिया था गांधी जी को 1915 में ही। 1915 में ये जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अपना लीगल प्रैक्टिस ही छोड़ दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में। ये कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास, वही जिनको हम शॉर्ट में CR दास बोल रहे हैं। ठीक है। फिर आ जाइए, अ प्लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये कौन से लीडर हैं बिहार के जिन्होंने अपना लुक्रेटिव प्रैक्टिस को छोड़ दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे फिर है, हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तो उन्होंने सपोर्ट किया था लेकिन उसके रिज़ल्ट वो नहीं देख पाए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये हैं बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है ना, इनकी डेथ हो जाती है और इनका डेथ हो जाता है फर्स्ट डे ऑफ द मूवमेंट, यानी 1920 में जब ये शुरू होता है मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो पहले दिन ही इनका डेथ हो जाता है बाल गंगाधर तिलक का BGT। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का निधन होता है। और यहाँ से कंफ्यूज मत करिएगा, कन्फ्यूज़न होगा लाला लाजपत राय, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि लाला लाजपत राय का जो डेथ होता है वो साइमन कमीशन जब आता है ना, तो साइमन कमीशन को के प्रोटेस्ट में जब ये साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे, उस वक्त ब्रिटिशर्स के लाठी चार्ज से इनकी डेथ होती है लाला लाजपत राय का। ठीक है। और ये कब की बात है? 1928 की बात है, 1928 की बात है। जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 का बात है, यानी बाल गंगाधर तिलक जो है वो 1920 में मर गए थे। ठीक है। अगला है, इन विच एरिया वॉज राहुल संकृत्यान एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। याद रखिएगा, ये नाम काफ़ी बार BPSC पूछता है। देखिए यहाँ भी पूछा गया है। राहुल संकृत्यान जो है चंपारण सत्याग्रह जब हुआ बिहार में, चंपारण में, तो उसमें गांधी जी के साथ भी राहुल संकृत्यान थे। और यहाँ पूछा जा रहा है कि नॉन कॉपरेशन किस एरिया से राहुल संकृत्यान जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए। तो ये छपरा, बिहार के छपरा से। ठीक है, छपरा सिवान जिसको कह रहे हैं। फिर देखिए, राहुल संकृत्यान का ओरिजिनल नाम था केदारनाथ पांडे। और इन्होंने काफ़ी किया। लोकल लीडर्स जैसे राहुल संकृत्यान और नाग नारायण स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का जो मूवमेंट था इसको छपरा बिहार में ये पूरा फैलाया राहुल संकृत्यान और नाग नारायण ने मिलकर। ठीक है। फिर महापंडित राहुल संकृत्यान वॉज आजमगढ़ बोर्न, ये आजमगढ़ UP में बोर्न हुए थे। और हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ हिंदी ट्रेवल लिटरेचर। राहुल संकृत्यान को फादर ऑफ हिंदी ट्रेवल लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ट्रेवल किया था और उस पर काफ़ी बुक्स लिखे थे। हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में बिहार में किसानों को लीड कौन कर रहा था? स्वामी विद्यानंद। यहाँ पे याद रखिएगा, ये सहजानंद नहीं विद्यानंद हैं। अब आ जाते हैं, द चौरी चौरा एपिसोड कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको चौरी चौरा जगह मिलेगा। वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था, ठीक है, उस पुलिस स्टेशन ने इस पे फायर कर दिया। जो भीड़ जा रही थी, जो क्राउड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल थी, उस पे फायर कर दिया। उसके बाद
जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने पूरा के पूरे उस पुलिस स्टेशन को ही जला दिया। और उसमें माना जाता है कि ब्रिटिशर्स 23 पुलिस मैन जो हैं उसमें जल गए, जिंदा जल गए, उनकी डेथ हो गई। तो इसी कारण जो है गांधी जी यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का पहले ही कहना था कि भैया हम जो भी करेंगे वो बेस्ड होगा नॉन वायलेंट पे, ठीक है, यानी कि हम अहिंसा के साथ चलेंगे, जो भी प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे हम अहिंसा के साथ करेंगे, अगर हिंसा होगा तो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, उनका वो ही था। तो हिंसा यहाँ पे हो गया। अब उनको कहना था कि अब ये आगे नहीं चल पाएगा, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस ले लिया यहीं पे, ठीक है, याद रखिएगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चौरी चौरा सिचुएटेड, तो गोरखपुर। आगे देखिए, ड्यू टू विच ऑफ द इवेंट महात्मा गांधी हॉल्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, किस इवेंट के कारण गांधी जी ने हॉल्ट कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो चौरी चौरा इंसिडेंट, ऑप्शन बी द राइट आंसर। महात्मा गांधी सस्पेंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों, किस कारण से, वायलेंट इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर कॉज टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 बाय महात्मा गांधी, कौन सा रीजन था, चौरी चौरा वायलेंस। वाई डिड महात्मा गांधी विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922, क्यों किया, तो ब्रिटिशर्स वर रेडी टू ये था बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन चौरी चौरा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज हिमालयन ब्लंडर, तो किस इंसिडेंट को देखने के बाद गांधी जी ने कहा कि ये जो मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, ये एक हिमालयन ब्लंडर हो गया, यानी बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, इसको हिमालयन ब्लंडर कहा था। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। किस मूवमेंट के लिए कहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कहा था, और किस इंसिडेंट के बाद कहा था, तो चौरी चौरा वही इंसिडेंट के बाद उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है, हिमालयन ब्लंडर, और फिर कह सकते हैं बिग मिस्टेक, बड़ी गलती। वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस, अब गांधी जी थे कहाँ पे जब ये चौरी चौरा कांड हुआ, तो गांधी जी उस वक्त बारदोली में थे, ठीक है। तो चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन फरवरी 4, 1922 एंड आफ्टर हियरिंग ऑफ दिस इंसिडेंट गांधी जी कॉल्ड अप अ मीटिंग, और इसके बाद ही गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाया 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। इस 12 फरवरी 1922 को, जिसको बोला जाता है बारदोली रिजोल्यूशन, यहाँ पे बारदोली रिजोल्यूशन गांधी जी ने लाया, और इसके थ्रू ही कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बारदोली आपको गुजरात में मिलेगा, यहीं पे किया गया, 12 फरवरी 1922 को विथड्रॉ कर लिया गया ऑफिशियली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920, एक्सप्लेन व्हेन इट वाज एंडेड, 1920 में तो शुरू हुआ, ख़त्म कब हुआ, 22 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो यहाँ आ जाते हैं, हु टेबल्ड अ वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी जी फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेल्ड ऑन फरवरी 24, 1922 एट दिल्ली। दिल्ली में एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को, जिसमें गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, इसके लिए गांधी जी के अगेंस्ट सेंसर लाया गया, सेंसर वोट यहाँ पे रखा गया। किसने ये लाया था, तो ये थे डॉक्टर मुंजे, ऑप्शन डी द राइट आंसर। डॉक्टर मुंजे कहना था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वापस नहीं लेना चाहिए। फिर इंडिकेट ट्रू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कंसर्निंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पोस्टपोन तो हुआ, उसका यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो पुलिस ने फायर किया था चौरी चौरा में, ठीक है, सबसे पहला बात तो ये हुआ कि पुलिस ने फायर किया। उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन को ही पूरा जला दिया गया, उस वायलेंट क्राउड ने पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
गांधी जी ने इस मूवमेंट को पोस्टपोन कर दिया और फिर उसके बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे ही है जैसा ये दिया गया है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं अगले में। तो चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ भी करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर बारदौली रिजोल्यूशन लाया जाता है। नहीं, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद बारदौली रिजोल्यूशन लाया जाता है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, पहले 1 3 फिर 2। देखिए, अच्छा एक चीज़ में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कभी कभी कि 4 फरवरी 1922 को क्या ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था? तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ हॉल्ट कर दिया गया था, पोस्टपोन्ड किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पे इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, यहाँ पे बोला गया था कि अभी रुक जाओ, ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगी, इसको रोक दो। उसके बाद जब 4 फरवरी को इंसिडेंट हुआ था, फिर 12 फरवरी 1922 को बारदौली में गांधी जी ने इससे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ मीटिंग किया और बारदौली रिजोल्यूशन लाया। ठीक है, तब जाकर इसको ऑफिशियली फिर विथड्रॉ कर लिया जाता है। इस रिजोल्यूशन के तहत विथड्रॉ कर लिया जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट मिलेगा। चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी एंड बारदौली रिजोल्यूशन 12 फरवरी 1922 और उसके बाद सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं 1923 to 28 के टाइम में द रेपुटेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू। अब देखिए, मैंने बताया था आपको कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब ख़त्म होता है, इसको विड्रॉ कर लेते हैं गांधी जी अचानक से, क्योंकि सभी लोग में पूरा एकदम जोश आ गया था, एकदम देशभक्ति आ चुकी थी, लोग यूनाइट हो चुके थे कि हाँ बिल्कुल हम मिल के अंग्रेज़ों को भगाना है, एकदम वो जुनून आ चुका था। और अचानक से गांधी जी ने इस पूरे मूवमेंट को ही बंद करवा दिया। तो इसके बाद क्या हुआ 1923 से 1928 के बीच में, तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। ठीक है, तो जो भी लोग थे वो अपने अपने तरीके से क्रांतिकारी तरीके से कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करना चाह रहे थे, कैसे भी अंग्रेज़ों को कुछ न कुछ हार्म पहुंचाना चाह रहे थे। ठीक है, तो यही यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 1923 से 28 में शुरू होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड टेकन बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथेज एज एन इंसेंसेट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये किसने कह दिया कि नहीं, अब जो फॉरेन क्लॉथेज को आप जला रहे हो क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दरमियान, ये एक इंसेंसेट वेस्ट है। ये किसने कह दिया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था। बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर मानते क्या थे ना, ये क्रिएटिव प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते थे। इनका कहना था कि इसके जगह पे आप डेमोन्स्ट्रेट करो एक सपोर्टिव द क्रिएटिव प्रोग्राम्स। फिर हु अपोज द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथेज ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो रविंद्रनाथ टैगोर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में फाउंड किया गया था 1920 से 22 में, क्योंकि उस वक्त था कि हम अंग्रेज़ों के स्कूल विद्यालय कुछ नहीं जाएंगे, तो हम अपना स्कूल खोलेंगे, अपना विद्यालय वगैरह खोलेंगे। तो उसी में था कौन कौन सा आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये तीनों किया गया था। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर कहें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, ये तो 1916 में ही खोला गया था। तो ये उस वक्त नहीं था, 1916 में ही ये
करा गया था, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त में नहीं था। तो 1 2 3 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में शुरू किया था 1916 में ही, तो ये इसलिए ये वाला नहीं होगा। 21 से 22 में द मेन आउटकम ऑफ 21-22 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आउटकम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे हो गई थी। फिर बाकी सेम सवाल आपको यहाँ पे दिख, सॉरी ये वाला सवाल है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक है, इसके आंसर्स में बाद में बदले गए थे, तो छोड़ो उसको, कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें नहीं करनी, हमें उतना ही पढ़ना है जो हमें कन्फ्यूज़ ना करे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन डी। 1930 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं हुआ था, बल्कि अभी हमने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो 1920-22 में हुआ था, ठीक है। 30 में तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, तो बाकी के सही है। 85 में आईएनसी का फाउंडेशन हुआ, 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली जो है वो मैच्ड है? तो 1931 में एग्जीक्यूशन हुआ था राजगुरु का, ठीक है। राजगुरु को फांसी दे दिया गया था 1931 में। यहाँ पे आप पता ही होगा कि दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये थोड़ा डेट। 19 दिसंबर के 1929 के लाहौर सेशन हुआ आईएनसी का। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया। 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। कब? 1 अगस्त को शुरू हुआ था, और रॉलेट सत्याग्रह जो है वो 1919 के अप्रैल में लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि असर्शन दिया गया है और रीज़न दिया गया है उसका। असर्शन में है कि महात्मा गांधी पोस्टपोन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922, बिल्कुल। तो 1922 में गांधी जी ने पोस्टपोन कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। द पोस्टपोनमेंट वॉज अपोज्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, और ये जो पोस्टपोनमेंट था उसको CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपोज किया था। तो क्या ये कारण है, ये क्या रीज़न है इसका, और ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हालांकि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपोज किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए गांधी जी को, लेकिन इस अपोज करने के चलते तो इन्होंने ये विथड्रॉल नहीं किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन नहीं किया था, तो इसका रीज़न नहीं है। तो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। 1920 में विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज सभा, किसने अपना स्वराज सभा नाम रखा? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने स्वराज सभा नाम रख लिया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और नेक्स्ट आपका हम देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, अगला चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स विच वर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बॉयकॉटेड बाय द कांग्रेस ऑन द डायरेक्शंस ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसमें। हम आ जाते हैं MCQ पार्ट पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, किस कारण से स्वराज पार्टी फाउंड किया गया था? तो स्वराज पार्टी के फाउंड करने का क्या रीज़न था, ये चीज़ देखिए। तो विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, एक तो कारण ये था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। दूसरा, एंटरिंग द काउंसिल एंड रिसेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ऑफ 19 बाय डोंट लेट देम वर्क। तो एक था कि चेंजर्स एंड नो चेंजर्स का टीम था,
तो ये लोग चाहते थे कि हम क्या करें ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हम उसमें काउंसिल में एंट्री ले लें, ठीक है, और हम इस तरीके से विरोध करेंगे कि हम गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो यहाँ देखिए, सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू अ स्प्लिट विद इन कांग्रेस। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब गांधी जी ने वापस लिया तो इसमें कांग्रेस में ही एक थोड़ा सा स्प्लिट देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते थे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अब जब शुरू हो चुका है तो ये कंटिन्यू रहे, ऐसे वापस लेना सही नहीं है, ठीक है। तो ये गया सेशन, बिहार के गया सेशन में ये कि देखा गया दिसंबर 1922 में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में गया में सेशन हुआ था, ठीक है। लीडर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एक अलग ग्रुप वो बनाते हैं विद इन द कांग्रेस नोन एज द स्वराज पार्टी, ठीक है। दिसंबर के 1922 में ये सेशन हुआ, गया सेशन, और इसी में से जो नेता थे मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, और चित्तरंजन दास जिनको सी आर दास बोल रहे हो आप, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया कांग्रेस के अंदर में ही। क्या नाम रखा उसका? स्वराज पार्टी, यानी कंप्लीट, यहाँ पे स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्वराज पार्टी को कब किया गया? तो अगले साल यानी दिसंबर में हुआ, अगले साल जनवरी में 1923 को ये फाउंड किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्वराज पार्टी कब फाउंड हुआ? 1923 को। और किस सेशन के बाद? तो गया सेशन के बाद ये हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस फॉर मेकिंग स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी बनाने के लिए? तो ऑब्वियसली ये हैं सी आर दास। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ, किस मूवमेंट के फेलियर के बाद स्वराज पार्टी बना? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, किसके फेलियर में? नॉन कोऑपरेशन। स्वराज पार्टी इज फॉर्म्ड बाई, किसने बनाया? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और किसने स्वराज पार्टी को 1923 में इस्टेब्लिश किया? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी द राइट आंसर। एंड स्वराज दल वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वर द एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, इसके फॉर्मेशन से कौन एसोसिएटेड है? तो सी आर दास एक हैं और एक मोतीलाल नेहरू, तो यानी 2 और 4 कहाँ पे है? ऑप्शन डी द राइट आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फाउंड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास? 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने पार्टी बनाया, क्या नाम था उस पार्टी का? स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। मोतीलाल नेहरू वॉज द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी के लीडर थे। एंड हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द पार्टी, पार्टी में शामिल कौन लोग नहीं थे? तो यहाँ पे आप देखो तो सी राजा गोपालाचारी शामिल नहीं थे, ऑप्शन डी द राइट आंसर। श्रीनिवास अय्यर भी थे, चित्तरंजन दास भी थे और विट्ठल भाई पटेल भी थे। और जब चुनाव होता है तो विट्ठल भाई पटेल फिर यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर भी, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर भी बनाए जाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि नॉन कोऑपरेशन को जब गांधी जी ने वापस लिया ना, तो उसके बाद मतलब कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे लोग। कांग्रेस में ही ना 2 तरह के विचारधाराएं आ गई। एक था प्रो चेंजर्स, याद रखिएगा, एक प्रो चेंजर्स था, एक था नो चेंजर्स। एक चेंज के साइड था और एक चेंज नहीं चाहता था। तो प्रो चेंजर्स क्या चाहता था? प्रो चेंजर्स जो चाहता था कि चेंज हो, वो चाहता था कि हम लेजिस्लेचर में एंटर करें, ठीक है। और ये इसको लीड कौन कर रहा था? प्रो चेंजर्स को सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, ये लोग लीड कर रहे थे। फिर आता है एक नो चेंजर्स, एक है प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। तो अब नो चेंजर्स की अब बात करें तो नो चेंजर्स जो है वो लेजिस्लेचर को बॉयकॉट करना चाहता था। वो चाहता था कि नहीं, बिल्कुल लेजिस्लेचर में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बॉयकॉट करो। लेकिन प्रो चेंजर्स चाहते थे कि लेजिस्लेचर में शामिल होना चाहिए।
और वहाँ पे जाकर गवर्नमेंट को काम ना करने देना चाहिए उसमें मतलब शामिल होने के बाद उनका ये विचार था। और नो चेंजेस थे कि नहीं, शामिल ही नहीं होना चाहिए लेजिस्लेचर में। और इनको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी भी यहाँ पे नो चेंजेस में थे। वल्लभ भाई पटेल, सी आर राजागोपालाचारी भी नो चेंजेस में थे। प्रो चेंजेस में आपको मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ये लोग प्रो चेंजेस में मिलेंगे। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास भी आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए श्रीनिवास अयंगर, एनसी केलकर वर द अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी के लीडर थे। एनसी केलकर भी स्वराज पार्टी के लीडर थे, श्रीनिवास अयंगर भी थे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी, से एसोसिएटेड नहीं है तो राजेंद्र प्रसाद, अभी हमने आपको बोला कि ये नो चेंजेस के साथ थे, ठीक है। और स्वराज पार्टी वाले प्रो चेंजर्स हैं, जो शामिल हो, स्वराज पार्टी वाले वो चेंजर्स हैं जो शामिल होना चाहते हैं लेजिस्लेचर में, इलेक्शंस के थ्रू, मतलब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हु इस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार, अब बिहार में भी स्वराज दल का एक ब्रांच लॉन्च किया गया, वो उसको किसने इस्टेब्लिश किया था, तो श्री कृष्णा सिंह ने। श्री कृष्णा सिंह वही हैं जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो स्वराज दल का एक ब्रांच यहाँ पे बिहार में भी खोला गया। एंड हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देश आज़ाद होने के पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी हु अमंग द फॉलोइंग जो है इनमें से जिन्होंने स्वराज पार्टी को सपोर्ट किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने, और ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1923 में इलेक्शंस हुआ इन नवंबर, और आपको जानना चाहिए कि जो स्वराजिस्ट थे, यानी जो स्वराज पार्टी थे, जो कि प्रो चेंजर्स थे, और वो मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने 101 में से 42 सीट जीत लिए, यानी ये क्लियर मेजॉरिटी के में आ गए थे स्वराज पार्टी के लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। एंड हु ऑफ द फॉलोइंग नोन एज देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी देश बंधु यानी कि फ्रेंड ऑफ नेशन। फिर आ जाते हैं अगले सवाल में। तो फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर क्लासेस। एक स्लोगन था कि स्वराज जो है ना, यानी कंप्लीट जो इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी है ना, वो कॉमन लोगों के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्लासेस के लिए, ना कि सिर्फ अपर क्लास लोगों के लिए। ये बिल्कुल कॉमन लोगों के लिए होनी, आम आदमी के लिए होनी चाहिए। ये कहना था सी आर दास का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वराज इज गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। When Congress leaders condemned the Montagu-Chelmsford report, many moderates left the party to form the Indian Liberal Federation. Option D is the right answer. जब कांग्रेस ने एक मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था, ठीक है, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय था उस वक्त, तो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो रिपोर्ट जो आया उसको कंडेम किया गया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस में बहुत सारे मॉडरेट्स जो थे उन्होंने पार्टी ही छोड़ दिया और छोड़ के एक नया पार्टी बनाई इंडियन लिबरल फेडरेशन के नाम से, ठीक है। एंड इट वॉज इम्बॉडीड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है। और सुरेंद्र बनर्जी एंड अदर लिबरल लीडर्स ऑफ कांग्रेस वेलकम मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और यही सुरेंद्र बनर्जी और दूसरे जो लिबरल लीडर्स थे जिन्होंने एक शुरू किया इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी, इन्होंने तो वेलकम किया था मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ही नहीं इस रिफॉर्म को। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च द इंडिपेंडेंट पार्टी ऑन 16 दिसंबर 1922। 1922 के 16 दिसंबर को एक इंडिपेंडेंट पार्टी लॉन्च किया था, किन्होंने,
मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में फाउंड किया था। विद द रेफरेंस टू लाला लाजपत राय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। लाला लाजपत राय से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। एट फर्स्ट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन बट लेटर ही ज्वाइंड इन द फेवर विद गांधी। शुरू में तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेवर में नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी जी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ये कौन नेता थे, किनका डिस्क्रिप्शन है, तो ये तो लाला लाजपत राय के बारे में यही है, ये सही स्टेटमेंट है। लाला लाजपत राय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन में भी लाला लाजपत राय पार्टिसिपेट करे थे। तो ये भी ऑप्शन सही है, बोथ सी 1 and 2 आर करेक्ट। तो स्पेशल सेशन हुआ था कोलकाता का, जिसको लाला लाजपत राय ने प्रोसाइड किया था, अध्यक्षता करी थी, एंड पास द रेजोल्यूशन फॉर द मूवमेंट। और वो जो मूवमेंट था उसके लिए यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया गया था, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। हु वर द फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहला इंडियन स्पीकर किसे बनाया गया था, तो ये बने थे विट्ठल भाई पटेल। ये विट्ठल भाई पटेल कौन थे, प्रो चेंजर्स। ये थे प्रो चेंजर्स वाली आइडियोलॉजी में, और ये स्वराज पार्टी के में शामिल थे ये, ठीक है। कौन, विट्ठल भाई पटेल। और आपको हमने बताया कि 46 सीट इन्होंने 101 सीट में 46 सीट जीत लिया था इलेक्शंस में। तो उसके बाद क्योंकि ये क्लियर मेजॉरिटी में थे, तो इन्हीं का स्पीकर बना था उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और ये पहले इंडियन थे विट्ठल भाई पटेल जिन्हें लेजिस्लेटिव यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बनाया गया था स्पीकर। बताइए, हमारे ही देश में हमारे ही लोग इतना टाइम बाद यहाँ पे बने थे स्पीकर। नेक्स्ट आ जाते हैं, द नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो कौन से नेशनल लीडर थे, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है, और आज का लास्ट चैप्टर है साइमन कमीशन 1927। तो जो हमने अभी एक्ट बताया, जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था, यही कहा गया था कि इसको हर 10 साल में ना एक कमिटी बैठाई जाएगी, एक कमीशन लाई जाएगी जो चेक करेगा कि ये जो हम एक्ट ला रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, और कुछ नए स्टेप्स भी यहाँ पे सजेस्ट करेगा, ये कहना था। और ये हालांकि जब 1919 में बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो हर 10 साल में ये कमीशन बनना था। तो इस कायदे से तो बनना चाहिए था 1929 में, 1929 में आना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही यहाँ पे 1927 में ही ये साइमन कमीशन बना दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर शामिल थे, जिसमें कि एक भी इंडियन नहीं था, सारे वाइट लोग थे, इसलिए इसका विरोध भी किया गया था। चलिए अब इसको हम MCQ के थ्रू पढ़ लेते हैं फटाफट। तो व्हेन डिड साइमन कमीशन विजिट इंडिया, कब आया था साइमन कमीशन, तो 1928 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय था, मोंटेगू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। तो जब ये एक्ट आया था उस वक्त ब्रिटिश में यानी अंग्रेज के यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट था, तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर कौन था, स्टैनली बाल्डविन। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के टाइम में स्टैनली बाल्डविन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिशर्स का। और ये जो कमीशन कंसिस्ट किया जाता है 7 मेंबर कमीशन, उसको चेयरमैनशिप करता है सर जॉन साइमन,
इसलिए इसको साइमन कमीशन भी बोला जाने लगा। और एक तरीके से जो जो भी यहाँ पे इंडियन लोग थे वो तो इस कमीशन को वाइट कमीशन ही कहते थे, क्योंकि इसमें भाई आप इंडिया में सुधार के लिए, इंडिया में प्रोग्रेस के लिए चेक करने आए हो और इंडिया के इसमें कोई मेंबर शामिल ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे हमारे प्रॉब्लम को समझोगे, क्या जानोगे। तो इसलिए ये साइमन कमीशन का यहाँ पे, जब ये साइमन कमीशन 1928 में आता है भारत, तो इसका विरोध होता, बहुत ही बड़े पैमाने पर विरोध होता है। साइमन गो बैक का नारा भी दिया जाता है। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन से क्यों नाराज़ थे लोग? क्योंकि देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ये अपॉइंट किया गया था साइमन कमीशन कब? तो 1927 को। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1927 को साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया, और ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 को। ये डेट में कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दोनों ही दिया है, 28 भी दिया है और 27 भी, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटेड बोला है तो ये 27 होगा। जब भारत आने को बोलेगा तो ही ये 28 होगा। तो यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन इन 1918 केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ, किस पर्पस से आया? तो टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, की यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया जाएगा, ये कमीशन बोलती थी। द साइमन कमीशन 1927 वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू लिबरल पार्टी? लिबरल पार्टी से बिलोंग करता था कौन सा साइमन कमीशन का मेंबर्स? ये था सर जॉन साइमन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन, जो सर साइमन था, ये तो लिबरल पार्टी से बिलोंग करता था, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर था ना वहाँ का ब्रिटिशर्स का, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, यानी कि जब देश भारत जब आज़ाद हो रहा था उस वक्त आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वो था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन सी पार्टी से था? लेबर पार्टी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिलहाल फिर से लेबर पार्टी जो है पावर में आ गई है प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो। और केर स्टारमर जो है, ये मैं करंट का आपको बता दे रहा हूँ, केर स्टारमर अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और ऋषि सुनाक जो हैं वो बिल्कुल हार गए हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में भी अगर देखें, आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो यहाँ पे लेबर पार्टी पावर में है। ऑन हुज सजेशन वर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन? किसके सजेशन पे जो है इंडियंस को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के। फिर आ जाता है एसर्शन और रीज़न। द कांग्रेस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, उसका रीज़न क्या? यही है, साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। बिल्कुल सही है, ए और उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, उसका रीज़न भी दिया गया है। तो क्या होगा? बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द साइमन कमीशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड से आपको यहाँ पे बताना है। तो साइमन कमीशन अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू वर्किंग ऑफ द 1919 एक्ट, क्या 1919 का जो एक्ट आया था उसके वर्किंग को इंक्वायरी करने के लिए अपॉइंट किया गया था? बिल्कुल सही। इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, क्या इसको सर जॉन साइमन हेड कर रहा था? बिल्कुल सही। इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये रिकमेंड किया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जी हाँ, ये इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंड करने के लिए ही आया था। क्या इंडियन लीडर्स इसको अपोज कर रहे थे? बिल्कुल सभी सही हैं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कि भारत के आज़ादी के टाइम पे तो एटली प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, लेकिन जो साइमन कमीशन सेटअप किया गया, साइमन कमीशन बनाया गया, तो वहाँ उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन में? तो वो था ब्रिटेन में स्टैनली बाल्डविन।
क्या था, स्टेनली बाल्डविन, और उस वक्त कंजर्वेटिव गवर्नमेंट था। ठीक है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट वही है जो कि ऋषि सुनक की पार्टी थी इस बार यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक की जो पार्टी थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो हार गई इस बार, और यहाँ पे लेबर पार्टी यहाँ पे जीत गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विद रेफरेंस टू, मैं करेंट का उसको ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि याद रखना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, तो डायरकी को यहाँ पे हटाने की बात कही थी इस कमीशन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस एक्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 had a provision that a commission would be appointed after 10 years to investigate the progress of government scheme and suggest new steps for reform। तो इसी एक्ट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ना, इसी एक्ट में ये भी प्रोविज़न था कि हर 10 साल में ना हम एक कमीशन बैठाएंगे, एक कमीशन रखेंगे, और जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा गवर्नमेंट के स्कीम्स का क्या प्रोग्रेस चल रहा है, और कुछ नए स्टेप्स भी यहाँ पे सुधार के सजेस्ट करेगा। ठीक है, उसी के तहत ये साइमन कमीशन बनाया जाता है। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, ये कब इंजर्ड हो जाते हैं लाला लाजपत राय, तो साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी में ब्रिटिशर्स जो पुलिस थी उसके लाठी चार्ज से ही इंजर्ड हो जाते हैं, और कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय की। ठीक है, साइमन गो बैक का यहाँ पे नारा रहता है साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में। टू हुम वाज द टाइटल पंजाब केसरी कन्फर्ट, पंजाब केसरी किसे बोला जाता था, लाला लाजपत राय को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन ए में आ जाते हैं, और रीजन आ गया, प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। बिल्कुल सही है, तो लाला लाजपत राय ने लाहौर में 1928 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट लीड किया था। और साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, रीज़न भी सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला आ जाता है यहाँ पे साइमन गो बैक का तो नारा था ही। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो नेहरू रिपोर्ट को किसने बनाया था, तो मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये जो नेहरू रिपोर्ट हमारे इंडियन हिस्ट्री में फेमस है, याद रखिएगा, ये नेहरू रिपोर्ट में ये नेहरू जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि ये हैं मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू जो हैं जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन, वो चेयरमैन थे, एंड जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे इस कमेटी के। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट द डोमिनियन स्टेटस ऑफ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस पहली बार किसने मांगा था। ठीक है, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो ये मांगा था सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया था कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट्स कीजिए सीट के रिजर्वेशन के लिए। फिर प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का भी प्रोविज़न रखिए भारत के लोगों के लिए, तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, की कंप्लीट इंडिपेंडेंस के जगह पर डोमिनियन स्टेटस दीजिए, ये नेहरू रिपोर्ट बताया जाता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट ये कहता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928, तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग 1928 में किसने फाउंड किया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन
सी द राइट आंसर। ठीक है, क्या नाम था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। इसको जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों यंगस्टर्स थे, तो इन्होंने ही ये फाउंड किया था, ये याद रखिएगा। फिर द नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय द कमिटी हेडेड बाय, किसके हेड में ये हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू। और फिर द सब्जेक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जिन्ना पुट फोर्थ हिज 14 पॉइंट प्रपोजल। तो यहाँ पे आईएनसी का अति सेशन नहीं कह रहा है, ये जो सेशन की हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग के सेशन की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग के किस सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट प्रपोजल रखा था? ये था 1929 में। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। और यहाँ पे आप देखो तो 14 पॉइंट प्रपोजल टू प्रोटेस्ट नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो आया था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए 14 पॉइंट प्रपोजल लाया था जिन्ना ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड द रेडिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन अपोजिशन टू। तो जवाहरलाल नेहरू ने, आपको पता ही है कि रेडिकल विंग जो कांग्रेस की थी, जवाहरलाल नेहरू भैया सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का फाउंडेशन किया था। तो किसके अपोजिशन में ये किया था? तो नेहरू रिपोर्ट को अपोज करके। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो फिर दे डिमांडेड टू अडॉप्ट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द इमीडिएट गोल। यूथ एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट अपोज द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को अपोज किया क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो है ये डोमिनियन स्टेटस मांग रहा था। ठीक है, पूरी तरह से हमको आज़ादी नहीं, बस बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होंगे वो उसके कंट्रोल में होंगे ब्रिटिशर्स के। लेकिन यहाँ पे जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट जो थे कांग्रेस में, या फिर कहिए रेडिकल विंग जो कांग्रेस पार्टी में थे, उन लोगों ने डिमांड किया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, एज द इमीडिएट गोल हमें रखना चाहिए कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। Who of the following was the president of all parties conference held in February 1928? 1928 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ था, काफ़ी सारे पार्टीज इसमें शामिल हुई थी 1928 में। तो इस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? डॉक्टर M.A. अंसारी को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। इट वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 29 ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑल पार्टीज़, इसमें बहुत सारे पार्टीज शामिल हुए थे। ये कम से कम 29 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था इन रिस्पॉन्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन एंड चैलेंज गिवन बाय लॉर्ड बर्किनहेड, देन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो चैलेंज बढ़ाया जा रहा है लॉर्ड बर्किनहेड के द्वारा, उसमें लॉर्ड जो बर्किनहेड था वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो इसके लिए ही यहाँ पे ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में कंडक्ट किया जाता है। तो ये था हमारा आज का 4 चैप्टर हमने आज डिस्कस कर लिया। करीबन 100 MCQs हमने डिस्कस किया। तो हम इसी तरीके से डेली बेसिस पे 100 MCQs आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे होंगे। तो फिर से हम आगे का जो है लाहौर सेशन कांग्रेस प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और भी चैप्टर साथ में लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो अब तक आप अगर BPSC सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं हम BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।